हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया था कि एरोप्लेन क्या होता है, वो कैसे बनाया जाता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है हवा के अंदर, और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस किस मटेरियल से वो बनाया जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज मैं आपके सामने ये नया एपिसोड लेके आया हूँ, नंबर 2, जिसके अंदर मैं जो इंजन है एरोप्लेन का, जो कि हार्ट कह सकते हैं इसको, विच जो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है हवाई जहाज को आगे ले जाने के लिए, जो फोर्स चाहिए जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, वो क्रिएट की जाती है इंजन से। तो इंजन कैसे काम करता है और कैसे थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, वो मैं आप लोगों को इस डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू द डायग्राम एंड द फंक्शनिंग ऑफ द जेट इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट। आजकल के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर जेट इंजन्स यूज़ होते हैं, जिसका कि बेसिक प्रिंसिपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जेट इंजन एक कुछ इस प्रकार का होता है, जो आप लोग देख रहे हैं, ये दिस एरिया, ये जेट इंजन एक तरह से इस शेप में रहता है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, ये मैंने यहाँ दिखाया कि जो हवाई जहाज फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये राइट टू लेफ्ट। तो जिस टाइम इंजन जो विंग्स के नीचे रहता है, फिटेड रहता है विंग्स के नीचे, दोनों विंग्स के नीचे, तो जब इंजन ऐसे जाएगा फॉरवर्ड राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो एयर जो है, सराउंडिंग एयर है सराउंडिंग द इंजन, वो इंजन के अंदर जाएगी ऐसे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जो मैंने एरो मार्क किए हुए। तो जैसे ही एयर इस इंजन के अंदर एंटर करेगी, तो सबसे पहले यहाँ कंप्रेशर्स रहते हैं। एक फ़ैन भी है, मैं आपको फ़ैन के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एक फ़ैन भी मैंने दिखा रखा है, दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर। तो जैसे ही एयर यहाँ से जाएगी, इस कंप्रेशर्स, डिफरेंट मल्टी स्टेज के कंप्रेशर्स रहते हैं, एक्सियल कंप्रेशर्स होते हैं ये। तो एयर जो एंटर करेगी इसके अंदर, उस एयर को कंप्रेशर्स कंप्रेस कर देंगे, और ये पहले बड़े द साइज इज़ बिगर, देन गेट साइज छोटी हो जाती है नेक्स्ट स्टेज की, फिर से थर्ड स्टेज में और छोटी हो जाती है। इस तरह से एयर को कंप्रेस किया जाता है। और कंप्रेशन रेशियो जो इसका होता है एयर का, जैसे 40 क्यूबिक मीटर आपने एयर सक की है इसमें, उसको 1 क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको। द कंप्रेशन रेशियो इज 40:1, इट मे बी 25:1। अलग अलग इंजन्स के अंदर अलग अलग रेशियो होती है, कंप्रेशन रेशियो। तो वो जो एयर सक की है, उसको कंप्रेसर ने कंप्रेस करके और उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ। वो कंप्रेस्ड एयर जो है, ये जो कंबशन चैम्बर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एयर यहाँ से एंटर की है कंबशन चैम्बर, ये कंबशन चैम्बर है, दिस मच, ये अपर साइड है कंप्रेशन चैम्बर का। तो इसके अंदर जाने से ये एयर, कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर गई है। इस टाइम जब कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर एंटर की है कंबशन चैम्बर में, तो इसका टेम्परेचर बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑलरेडी 350 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 to 500 डिग्री सेल्सियस हो गया है, हीटेड हो गई एयर। अब इसके अंदर जैसे ही वो एयर जाएगी, यहाँ से फ्यूल स्प्रे नोजल्स रहते हैं कंबशन चैम्बर में, फ्यूल स्प्रे नोजल्स, वो फ्यूल स्प्रे करते हैं इसके अंदर। तो जो कंप्रेस्ड एयर आई है, उसके अंदर फ्यूल मिक्स हो गया, और एक इग्नाइटर रहता है, फ्यूल इग्नाइटर। देखिए फ्यूल इग्नाइटर मैंने दिखा रखा है। ये फ्यूल इग्नाइटर से स्पार्क होता है, जिससे कि वो जो मिक्सचर ऑफ एयर, कंप्रेस्ड एयर एंड फ्यूल है, वो एक्सपेंड करेगा बहुत तेज़ी से, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। जो 400-500 डिग्री टेम्परेचर था सेल्सियस, वो बढ़ के 1500, 1600, 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल एक्सपेंड करेगा बहुत तेज़ी से पूरे कंबशन चैम्बर में। और वो वॉल्यूम बढ़ने से उसको बहुत हाई प्रेशर से वो जाएगा, एग्जिट करेगा यहाँ से। और जो एग्जिट कर रहा है वो टर्बाइन ब्लेड्स पे कर रही है, टर्बाइंस हैं, अब देख रहे हैं यहाँ, ये टर्बाइंस के मल्टी स्टेज टर्बाइंस होती हैं। तो टर्बाइंस में ये एंटर करके, ये जो है बर्न्ड गैस, ये जो गैसेस डिस्चार्ज हो रही हैं कंबशन चैम्बर से, वो फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में जाके और यहाँ से फिर एग्जिट करती है। जो टर्बाइंस का भी एक स्पेशलाइज्ड टर्बाइंस होती है, इसमें एक रोटर होता है, फिर स्टेटर, देन रोटर, फिर स्टेटर, ऐसे
फिर रोटर इस तरीके से बनाया जाता है सो दैट स्लोली वो उसको प्रेशर को ड्रॉप करते हैं और फिर यहाँ से जो गैसेस है वो बाहर निकलती है। ये बाहर निकलने के बाद में ये जो एग्जॉस्ट नोजल है इसके थ्रू बाहर जाती है हाई प्रेशर पे, हाई वेलोसिटी पे। लेकिन कई ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं स्पेशली मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिनके अंदर की बहुत हाई स्पीड सडनली इनको जरूरत पड़ जाती है, जैसे कोई कॉम्बैट ऑपरेशंस हो रहा है या कोई डॉग फाइट हो रही है डिफरेंट एरोप्लेन्स के आपस में, तो उस टाइम उनको स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ जाता है। तो उस टाइम यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट रहता है जिसको हम आफ्टर बर्नर बोलते हैं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। जो गैसेज आ रही है ना टर्बाइन से एग्जिट होके, उसके अंदर फ्यूल बर्न करते ही ऐड करते ही वो फिर एक बार फिर कंबस्शन चेंबर का एक्सप्लोड होती है वो गैसेस और उसका स्पीड भी बढ़ जाती है और वो बहुत हाई स्पीड से एग्जिट करती है, हाई वेलोसिटी से। तो जितनी हाई वेलोसिटी से वो एग्जिट करेगी गैसेस उतनी स्पीड हाई स्पीड से इंजन आगे जाएगा, इंजन जाएगा तो पूरा एरोप्लेन जाएगा। तो ये आफ्टर बर्नर का काम है ये। अच्छा, ये तो हो गया, उसी से थ्रस्ट क्रिएट किया, जितनी स्पीड से वेलोसिटी से वो जो गैसेस बाहर जाएगी एग्जॉस्ट नोजल से उतनी ही हाई स्पीड से इंजन आगे जाएगा और इंजन कनेक्टेड है विंग्स के नीचे तो पूरा एरोप्लेन आगे जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि फ़ैन का क्या पर्पज़ है। फ़ैन जो फ्रंट में लगा है ये कुछ एरोप्लेन्स में होता है, कुछ में नहीं होता है। जिनमें ये होता है तो जो एयर सक करता है फ़ैन वो उसका कुछ पोर्शन से 50% जो एयर है वो एक बाईपास हो जाती है। यहाँ से देखिए ये बाईपास पैसेज बना रखा है ये, तो ये बार हाई वेलोसिटी से ये भी पीछे की तरफ फेंकी जाती है तो उससे भी थ्रस्ट मिलता है इसको। जो एयर यहाँ से बाईपास से जाएगी वो पीछे की तरफ से डिस्चार्ज होगी या वो पुश किया जाएगा तो वो इट विल क्रिएट ए थ्रस्ट इंजन को मिलेगा, तो वो एडिशनल थ्रस्ट हो जाता है हवाई जहाज के लिए। तो इसमें क्योंकि फ्यूल कंज्यूम नहीं होता है तो ये एक फ्यूल एफिशिएंट यू कैन से सिस्टम है ये। तो ये जरूरी नहीं कि हर एक एरोप्लेन में हो, किसी मॉडल में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। अब मैं आपको बता दूं कि कंबस्शन चैम्बर आई एक्सप्लेन फ्यूल इग्नाइटर होता है। अच्छा, फ्यूल इग्नाइटर और का पर्पज़ ये है कि ये जब स्टार्टिंग में जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है या रनवे पे टैक्सिंग करता है उस टाइम इसको ज़रूरत होती है। एक बार ये जब एरोप्लेन फ्लाइट टेक ऑफ कर लेता है या उसका प्रोसेस जो है ये कंबस्शन चैम्बर का स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में ये कंटिन्यूसली अपने आप ही ऑपरेट होता है। उसके बाद में फ्यूल इग्नाइटर की ज़रूरत नहीं होती, वो फ्यूल इग्नाइटर को ऑफ कर दिया जाता है या ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो ये आप लोगों को मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट बता दिया है। अच्छा, ये जो कंबस्शन चैम्बर है बिकॉज इसके अंदर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है 1600-1700 डिग्री सेल्सियस, तो इनके बाहर जो है ना प्री कूलिंग अरेंजमेंट रहता है सो दैट ये जो डैमेज नहीं हो इसके पार्ट्स, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो प्री कूलिंग अरेंजमेंट रहता है सो दैट द मेटल्स डज नॉट मेल्ट अवे और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इनको। इसी तरह से टर्बाइंस वगैरह का सब अरेंजमेंट किया जाता है। अच्छा, टर्बाइंस के जो ब्लेड्स होती हैं वो निकल अलॉयज की बनी जाती है। टेम्परेचर टू आई मीन व्हेन द हाई टेम्परेचर एनकाउंटर होगा तो उसके लिए स्पेशल अलॉयज यूज़ होते हैं, टाइटेनियम अलॉयज और निकल अलॉयज, उधर मेटलर्जी का सब्जेक्ट है, फिर कभी भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो अच्छा, अब दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो ये जो कंप्रेशर्स होते हैं ये एक्सेल कंप्रेशर्स होते हैं मल्टी स्टेज, यानी ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, अप टू 10 स्टेजेस 12 स्टेजेस भी हो सकते हैं, 6 स्टेजेस भी हो सकते हैं, लाइक दैट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एरोप्लेन एंड द साइज ऑफ द इंजन। और जो बाईपास एयर होती है ये फैन से बाहर निकलने के बाद एयर यहाँ से एग्जिट हो जाती है फ्रॉम द रियर एंड ऑफ द इंजन। अब आप कहेंगे कि कंप्रेशन रेशियो, मैंने जैसे आपको बताया कि एयर कंप्रेशन रेशियो जो है कंप्रेशर में 25:1 और 40:1 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है डिज़ाइन ऑफ द इंजन। और एयर इनटेक जो इंजन सक करता है ये कम से कम, आप बड़ी हैरानी होगी कि 1000 किलोग्राम पर सेकेंड कंज्यूम करता है, सक करता है ये 1000 किलोग्राम पर सेकेंड। अब ये जो 1000 kg पर सेकेंड को, अच्छा जैसे जैसे हवाई जहाज ज़मीन से ऊपर जाता है डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होती रहती है, ज़मीन के ऊपर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हाइट पे जाता जाएगा, जैसे 4000 जैसे 0.26 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है,
किसी हाइट पे 0.5 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एयर की डेंसिटी हो जाती है। तो उसी अकॉर्डिंगली वॉल्यूम ऑफ द एयर जो सक करता है इंजन वो चेंज होता रहता है। अब आप देखें कि जी अगर एयर इनटेक 1000 किलोग्राम पर सेकंड, एक सेकंड में 1000 किलोग्राम एयर को इनटेक किया है तो उसके जो वॉल्यूम होगा 4000 क्यूबिक मीटर अप्रोक्सीमेटली। जबकि उस हालत में जब उसके 0.26 kg पर क्यूबिक मीटर का डेंसिटी हो एयर की, अगर डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा है जैसे 0.5 kg पर क्यूबिक मीटर तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगा, 2000 मीटर क्यूब सक एयर इनटेक हो जाएगा इसका। तो अब आप कहेंगे 4000 क्यूबिक मीटर कितना साइज में होगा, ये देख लीजिए 20 बड़े बड़े रूम्स, 20 बड़े बड़े कमरे के अंदर जितनी हवा होगी उतनी हवा की क्वांटिटी एक सेकंड में वो सक कर लेता है इंजन। आप सोच सकते हैं कितनी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एयर वो सक करता है। और अगर वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे वो कम हाइट पे है, तो उसको 2000 क्यूबिक मीटर ही काफ़ी रहेगा। वो कम से कम 10-12 बड़े बड़े कमरों के बराबर में जो हवा होगी उतनी क्वांटिटी की एयर वो सक करेगा। अब आपको मैं बता दूं कि जो कंप्रेसर से जब हवा इस कंप्रेसर से जब राइट साइड में जाएगी एयर कंप्रेस होके, तो उसका टेम्परेचर करीब करीब 350 डिग्री से 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वो इस टेम्परेचर पे वो कंप्रेस्ड एयर जो है एंटर करती है कंबस्शन चैम्बर में, और कंबस्शन चैम्बर में जब फ्यूल मिक्स होकर वो बर्न करता है तो मिक्सचर का टेम्परेचर करीब करीब 1600 डिग्री 1700 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। एंड जैसे ही वो मिक्स होता है वो एक्सपेंड करती गैस, क्योंकि अब कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है इग्निशन का। स्टार्टिंग में इग्निशन फ्यूल इग्नाइटर हमने यूज़ किया था, अब जरूरत नहीं है, अब वो हर बार ही अपने आप ही ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा वो। तो वो गैसेज जैसी जो कंप्रेस्ड एयर आएगी फ्यूल से मिक्स होगी और वो हीट से एक्सप्लोड करेगी, करते रहेगा, वो कंटिन्यूसली करती रहेगी और वो टरबाइन को रोटेट करती रहेगी और बाहर राइट साइड में जाती रहेगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा कि एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर आता रहेगा, बनता रहेगा और इग्नाइट होता रहेगा और एक्सपेंशन होती रहेगी और गैस एक्सप्लोड होती रहेगी और टरबाइन पे जाती रहेगी, टरबाइन से फिर एग्जिट होती रहेगी और बाहर आके फिर वो एग्जॉस्ट नोजल से बाहर हाई वेलोसिटी पे डिस्चार्ज होगी और उसी से एयरक्राफ्ट आगे चलेगा। तो प्री कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजन्स के लिए, कंबस्शन चैम्बर के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीटिंग उसी एरिया में होती है कंबस्शन चैम्बर के सराउंडिंग और टरबाइन के सराउंडिंग। तो वो प्री कूलिंग अरेंजमेंट रहता है, वो बड़ा सब्जेक्ट अलग है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, फिर कभी मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और टरबाइन की जो टरबाइन की शाफ्ट होती है, टरबाइन की जो शाफ्ट है जिसके ऊपर टरबाइंस वगैरह और कंप्रेशर्स भी रोटेट करते हैं, इस टरबाइन की आरपीएम कम से कम 10,000 आरपीएम, 10,000 आरपीएम से लेके 20,000 आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट, इस हाई स्पीड पे वो रोटेट करती है शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है इस तरह से, तो वो फिर ये जो शाफ्ट जो रोटेट करती है, यही शाफ्ट जो है कंप्रेशर्स को भी रोटेट करती है। तो वो अलग गियर बॉक्स रहता है, वो उस रिडक्शन गियर बॉक्स से कनेक्ट है, वो अलग मैकेनिकल डिज़ाइन है, वो फिर कभी बताएंगे आपको। लेकिन टरबाइन की स्पीड जो है 10,000 से लेके 20,000 आरपीएम के ऊपर रोटेट करती है। और एग्जॉस्ट गैसेज जो जैसे डिस्चार्ज होती है एग्जॉस्ट नोजल से, वो बहुत हाई वेलोसिटी पे डिस्चार्ज होती है, क्योंकि इसका जो फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, ये मैंने आप लिखा है, एग्जॉस्ट गैसेज एट हाई वेलोसिटी डिस्चार्ज होती है एग्जॉस्ट नोजल से, क्योंकि उसका मास इनटू वेलोसिटी जो मिक्सचर ऑफ गैसेज आ रहा है, हॉट एयर का जो ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, वो मास उसका कितना है, वजन कितना है, वेट कितना है, इनटू वेलोसिटी किसी स्पीड पे वो डिस्चार्ज हो रही है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो फोर्स से वो उसको जाएगा और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको पुश करेगा। तो जो एम इंटू वी एक अलग टॉपिक है, उसमें लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व, उसमें बहुत कैलकुलेशंस हैं, तो मैं फिर कभी बताऊंगा। जो लोग इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से हैं तो वो लोग ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को तो वो फार्मूले शायद समझने में कठिनाई हो, तो मैंने इधर सिंपल वे में लिखा ये। अच्छा, फ्यूल जो है मीडियम साइज जो प्लेन होता है जिसमें से 150 या 200 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, उसको मैंने मीडियम साइज एक एरोप्लेन कंसिडर किया है। उसमें 1 लीटर पर सेकंड फ्यूल कंज्यूम होता है, तो 3000 लीटर्स पर आवर, एक घंटे में 3000 लीटर फ्यूल कंज्यूम हो जाता है। और ये आप कह सकते हैं कि 3 लीटर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 3 लीटर फ्यूल कंज्यूम हो जाता है। अगर बड़े साइज का एरोप्लेन है
उसमें 3 लीटर पर सेकेंड फ्यूल कंज्यूम हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लीटर 1 घंटे में फ्यूल कंज्यूम हो जाता है। और आप कह सकते हैं 10 लीटर हर किलोमीटर पे वो 10 लीटर कंज्यूम कर लेता है। सॉरी। तो अगर 900 किलोमीटर की स्पीड से या 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी फ्लाइट चल रही है तो देख लीजिए 10 लीटर्स पर किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर इंटू 10, 10,000 लीटर लग जाएगा उसका 1 आवर में। तो इस तरह से जो फ्यूल की ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज कंज्यूम्ड। हवाई जहाज के अंदर फ्यूल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो फ्यूल एफिशिएंसी का होना इंजन में बहुत ज़रूरी है। जितनी एयरलाइंस जो सिविलियन एयरलाइंस हैं वो लोग जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर फ्यूल कंजम्पशन का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल की प्राइसेस जैसे ही अप होती है तो उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है एयरलाइंस की उस पर फ़र्क पड़ता है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। दिस इज दी आई मीन calculation for financial matters. That is a different subject. Maybe I will explain to you one day regarding that topic also. So I hope you have understood and enjoyed what I have explained. And there are a lot of things. This is a very brief explanation. एक हवाई जहाज के इंजन के अंदर कम से कम 50,000 पार्ट्स यूज होते हैं। तो एक पूरे हवाई जहाज को कंप्लीट एरोप्लेन को बनाने में कम से कम कई लाख 3 लाख 4 लाख पार्ट्स यूज होते हैं। तो आप और हर पार्ट के अंदर स्ट्रेंथ के अंदर कोई कमी नहीं आ सकती। बहुत से जो इंजन से रिलेटेड पार्ट्स हैं वो तो हर एक पार्ट का एक्सरे लेके देखा जाता है कि उसके बीच के अंदर तो कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो एक बहुत ही आई मीन क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं इसके डिफरेंट, वो अलग सब्जेक्ट है। मैं फिर किसी दिन वीडियो पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एंड आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।